थैंक यू निधि। निधि लास्ट में रुक जाना बच्चा, अपने डाउट्स पूछ के जाना। कुछ क्वेश्चंस आपने भेजा था ना, मुझे व्हाट्सअप किया था, जिसके भी जो डाउट है वो डाउट अपने पूछ के जाइएगा, ठीक है। जिन लोगों ने भी क्वेश्चंस भेजा था वो लोग रुक जाइएगा और अपने डाउट पूछ के जाइएगा, भाग मत जाना सब ऐसे। करो सॉल्व फटाफट इसको। अभ्यादित्य सही है। अभी तक एक आंसर आया सही, बाकी किसी का अता पता है नहीं। करो सॉल्व फटाफट। अंजन गलत है बच्चा, नितेश गलत है, ऋषभ सही है। पावर चेक करो अंजन। नितेश आप भी पावर चेक करो। अनुष्का पावर चेक करो। मैं 10 बार बोल रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी किलो हर्ट्ज में दी है आपके पास, ठीक है। आपको वेवलेंथ पूछा है, ये ध्यान दो। किलो हर्ट्ज को हर्ट्ज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हवा में सॉल्व नहीं करो। तान्या गड़बड़ है, आस्था सही है। आनंद गड़बड़ लग रहा है आंसर। निधि सही है, निधि राज। अंजन अब सही है। आद्या कुछ कहना चाहती है, बोलिए आद्या। आद्या बोलो, क्या समस्या है बच्चा? कोई समस्या नहीं है। अच्छा गलती से हो गया था। अल्ताफ बाबू फिर से चेक करो, आंसर गड़बड़ लगता है आपका। चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। देखो भैया, इसको सॉल्व करना मतलब एक छोटा सा फॉर्मूला लगाना, उसमें भी रायता फैला रहे हो, क्या कर रहे हो? देखो अपने को फ्रीक्वेंसी दे दिया है, वेवलेंथ पूछा है। मैं वेवलेंथ, अपने को पता है कि फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या होता है, अभी जस्ट फॉर्मूला लिखा भी था, ठीक है। वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू सी। अपने को वेवलेंथ पूछा है, फ्रीक्वेंसी दिया है, तो वेवलेंथ लेमडा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, सी अपॉन न्यू। अब न्यू की वैल्यू देखोगे तो यहाँ 1.368 किलो हर्ट्ज है, तो हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हर्ट्ज में। तो जब इसको हर्ट्ज में आप कन्वर्ट कीजिएगा बच्चा, तो यहाँ गौर फरमाइए, सी की वैल्यू हो गई 3 × 10⁸ और जब इसको किलो हर्ट्ज को हर्ट्ज में कन्वर्ट करोगे तो भैया ध्यान दो, ये कितना हो जाएगा। सॉरी 1 कॉमा है, नॉट पॉइंट, 1,368। सॉरी माय बैड, जिन लोगों ने पॉइंट समझा होगा, ये कॉमा एक्चुअली मैंने गलती से शायद बोल दिया था। 1,368 है, ठीक है। तो इसको हर्ट्ज में कन्वर्ट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1368 इंटू 10⁻3, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा लगभग 219 के आसपास, 219 मीटर, ठीक है। चलेगा?
मतलब ये आपका आंसर आएगा लगभग 219.3 मीटर। ठीक है, रेंज क्या होगा, हाँ बिल्कुल रेंज अपने को पता है कि कौन सा होगा, लॉन्ग रेडियो वेव में आएगा, बट अपने को रेंज से मतलब नहीं, अपने को मतलब ये था कि उसके वेवलेंथ आएगा कितना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बोलता है कि वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी आपका येलो रेडिएशन का जिसका वेवलेंथ है 5800 एंगस्ट्रॉम। वेवलेंथ आपको दिया हुआ है, वेव नंबर आपसे पूछा है और फ्रीक्वेंसी आपसे पूछा है। फटाफट सॉल्व करो इसको, आसान सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला आपने को पता है फ्रीक्वेंसी, तो जस्ट अभी देखें फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन। वेव नंबर क्या होता है, तो इनवर्स ऑफ वेवलेंथ होता है। जो लोग भूल चुके हैं उनको याद दिला दे रहा हूँ, इनवर्स ऑफ वेवलेंथ होता है। वेवलेंथ लो 1 वेवलेंथ इज सिंपली वेव नंबर। ठीक है, करो सॉल्व। बस ये ध्यान रखना, यूनिट का ध्यान रखना कि वेवलेंथ का जो यूनिट दिया वो एंगस्ट्रॉम में दिया है, अपने को चाहिए होगा किसमें, मीटर में चाहिए होगा, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, बहुत लोगों को समस्या अगर एंगस्ट्रॉम में है तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, करो सॉल्व, आसान सा क्वेश्चन है, सॉल्व करो फटाफट। आनंद एक बार बात कर लो यार, कोऑर्डिनेटर लोग से बात कर लो इसके बारे में, अब मुझे आइडिया नहीं है, एक बार कोऑर्डिनेटर से बात कर लो। करो भाई फटाफट। निधि सही है आंसर, अभ्यादित्य सही है। ऋषभ सही है। अंजन सही है। अनुष्का 1 मिनट रुक जा बच्चा, मुझे देखना पड़ेगा पूरा चैट, ये आधा मैंने खोला है, ठीक है। एट, ठीक है, सही है अनुष्का। करो भैया सॉल्व फटाफट, आसान सा क्वेश्चन है यार, बस वैल्यू पुट करना है। ये ना कि एनसीईआरटी का देख के छाप देना आंसर। मुझे पता है बहुत लोग ऐसे भी कर लोगे, बस छोड़ो सर, क्यों इतना मेहनत करें, एनसीईआरटी का देखोगे लगे सर ये तो जाना पहचाना है ना। चलो, तो फटाफट देख लेते हैं अपना आंसर इसका क्या है। आंसर आपके सामने है, आएगा कैसे, तो वेव नंबर का फॉर्मूला क्या होता है भैया, ये कैसे आएगा, लेमडा इक्वल टू अपने को लेमडा इनवर्स या फिर न्यू इनवर्स, दोनों में से जो लिखना चाहते हो लिख सकते हो। स्टैंडर्ड वाइज न्यू इनवर्स ज़्यादा यूज किया जाता है, तो न्यू इनवर्स लिख लो, न्यू इनवर्स इक्वल टू 1/लेमडा। लेमडा की वैल्यू आपको दी हुई थी, बस वो एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है, उसको किस में कन्वर्ट कर लो, मीटर में कन्वर्ट कर लो, 5800। ये हो गया, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, वेव नंबर आ जाएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी भैया, जस्ट अपने को पता है फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी, C/λ। C कितना है,
लैम्डा अपने को पता है। बहुत लोगों ने अगर सोचा होगा तो थोड़ा सा यहाँ बुद्धि लगाए होगे तो दिखता होगा कि न्यू इक्वल्स टू सी इंटू न्यू इनवर्स भी लिख सकते हैं। मतलब 1/λ तो ऑलरेडी यहाँ कैलकुलेट कर ही चुके हो, तो तुम चाहते तो डायरेक्टली इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे ना, इस वाली चीज को ऐसे भी तो लिख सकते थे, सी इंटू न्यू इनवर्स। न्यू इनवर्स अपने को पता है, सी से मल्टीप्लाई करना था बस, और क्या। चलेगा? चलो आगे आते हैं। नेक्स्ट थिंग है आज जो अपन देखने वाले हैं, दैट इज रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड एनर्जी। देखो वेव, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी एनर्जी कितनी होती है, तो उसको निकालने का एक सिंपल सा तरीका है, ठीक है। एनर्जी ऑफ ईएम वेव, इसको निकालने का जो तरीका है वो सिंपल सा है, दैट इज एच इंटू फ्रीक्वेंसी। कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसकी अगर आपको एनर्जी निकालनी है तो उसके फ्रीक्वेंसी को एच से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी को एच से मल्टीप्लाई कर दो, एच इज द, अपने को पता है प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी का इस फॉर्मूले को बिल्कुल रट्टा मार के रखना, ठीक है, रट्टा मार के रखना, प्लैंक्स कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये होता है आपके पास एनर्जी का फॉर्मूला। अब इसमें सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हो, क्योंकि अपने को पता है कि फ्रीक्वेंसी कोस टू क्या होता है, सी बाई लेमडा। यहाँ भी देखे हो भैया, फ्रीक्वेंसी कोस टू क्या लिखे हो, सी बाई लेमडा लिखे हो, ठीक है। तो चाहो तो यहाँ सी बाई लेमडा भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो यहाँ एनर्जी का एक और भी फॉर्मूला आपके पास बन के आ जाता है, वो है एच सी बाई लेमडा। इसका पीडीएफ भेजा था यार मैंने, नहीं भेजा क्या? भेजा तो था, मुझे याद है यार, किसी ने मुझे मैसेज किया था, मैंने भेजा था पीडीएफ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर किसी को नहीं मिला तो आज तो मैं वापस भेज ही दूंगा। अच्छा बेगूसराय में यार, ये बेगूसराय वाला, अच्छा ठीक है, मैं बेगूसराय में भी भेजवा दूंगा, ठीक है। चलो मेरे को ध्यान से उतर गया था यार। हाँ ओके, ठीक है। चलो, तो यार बेगूसराय वाले जो लोग हैं ना, अगर कोई समस्या होता है तो आपके जो भी कोऑर्डिनेटर हैं, क्या नाम, मैं भूल जाता हूँ यार, मैं उस भाई का नाम भूल जाता हूँ यार, जो बेगूसराय का जो कोऑर्डिनेटर है, अंजुम नहीं, अ, वो क्या नाम है यार, मैं भूल जाता हूँ, उनको बोल दिया करो, ठीक है, अंबुज, सॉरी, हाँ, अंबुज को बोल दिया करो, अंबुज, मतलब अगर अंबुज बोल देगा तो, या फिर मुझे मैसेज कर देगा, मैं उसको भेज दूंगा, ठीक है। हाँ चलो, तो भैया आपका एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, एच इंटू न्यू हो गया, या फिर एच सी बाई लैम्डा हो गया। ये दोनों ही फॉर्मूला एकदम ध्यान रखना, और ये ऐसा फॉर्मूला है जो आपको केमिस्ट्री में मैंने बताया है, ये हमेशा फिजिक्स में भी और कहीं भी इस्तेमाल होते हुए आता है। कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, कोई भी अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड, लेजर लाइट, कुछ भी हो, गामा रे, विजिबल लाइट, कोई भी लाइट हो, कुछ भी हो, उन सबकी जो एनर्जी होती है वो होती है एच सी बाई लैम्डा बोलो या एच न्यू बोलो, एच इंटू फ्रीक्वेंसी या एच सी बाई लैम्डा, ठीक है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा चीज है कि एच का यूनिट क्या होता है, तो भैया एच का जो यूनिट होता है वो हमेशा याद रखना, वो जूल इंटू सेकेंड होता है, जूल सेकेंड होता है एच की यूनिट। कैसे, देखो यहाँ से ध्यान दोगे तो पता चल जाएगा। एनर्जी की यूनिट होती है जूल, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है 1/सेकेंड, तो एच की यूनिट क्या हो जाएगी, जूल इंटू सेकेंड, तभी तो सेकेंड सेकेंड कैंसिल आउट होगा ना, ठीक है। तो ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि एच की यूनिट क्या होती है, तो याद रखना भैया, एच की यूनिट जो होती है वो जूल पर सेकंड नहीं होती, जूल सेकंड होती है, जूल इंटू सेकंड होती है, तो इस चीज को ध्यान रखना, एच की यूनिट होती है जूल सेकंड, ठीक है। तो ये आपके पास अनुष्का पूछ रही है रिलेशन कहाँ से आया। अनुष्का बच्चा, अपने को ये जानना ही नहीं है दूर दूर तक ये रिलेशन आया कहाँ से। कभी भविष्य में आपको जानने को मिलेगा मौका, ऐसा नहीं है, जब आप इंजीनियरिंग में जाओगे तो आपको थोड़ा बहुत जानने का मौका मिलेगा कि ये कैसे आया है। फिलहाल के लिए अपने को ध्यान रखना है कि ये आ जाता है, ठीक है। चाहे फोटोन की एनर्जी बोले, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी बोले, कुछ भी बोले, अपने को सिंपल याद रखना है एच न्यू। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसको एकदम रट्टा मार के रखना, दो रिलेशन, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच का, और फ्रीक्वेंसी और एनर्जी के बीच का, ये एकदम रट्टा मार के रखना, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब ये एक बार आ गया, अब ये वापस कभी नहीं जाएगा, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा, ठीक है। चलो, तो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो, तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन, बोलता क्या है कि पहले तो इन सबकी एनर्जी निकालो, सबका वेवलेंथ दिया हुआ है, ठीक है, 4 वेवलेंथ दिया हुआ है, चारों की एनर्जी निकालो, और उसके बाद उनको अरेंज करो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में उनको अरेंज करना है उनके एनर्जी के साथ,
ठीक है, तो शुरू हो जाओ, सबकी एनर्जी निकालो। एनर्जी कैसे निकालोगे, सबका वेवलेंथ दिया हुआ है, तो एनर्जी का फॉर्मूला भी जस्ट पढ़ा है, दैट इज hc/λ, जस्ट अभी पढ़े हैं। h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, c इज स्पीड ऑफ लाइट एंड लैम्डा इज अ वेवलेंथ। तो फटाफट इनको पुट करो और खटाखट इन चारों केसेस में एनर्जी निकालो और उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। शुरू हो जाओ जल्दी। सिर्फ डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना नहीं है, आंसर मुझे भले उसमें चाहिए लेकिन एनर्जी कैलकुलेट सब करो। हाँ, गणित से बच सकते हो, गणित का दिक्कत नहीं है, गणित से बच सकते हो। ठीक है। एच की वैल्यू, अंजन एच की वैल्यू मैंने 10,000 बार बताई है मेरे बच्चे, पीछे में भी बताया था मैंने कितना होता है। ठीक है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34। करो जल्दी फटाफट, करो भाई जल्दी जल्दी। बस वैल्यूज अपने कॉपी में पुट कर लेना, कैसे पुट करना है यूनिट का इस्तेमाल करके। बाकी चाहो तो थोड़ा बुद्धि लगा के आप सीक्वेंस बता सकते हो, थोड़ा बुद्धि लगाओगे तो सीक्वेंस पता चल जाएगा बिना कैलकुलेट किए हुए एग्जैक्ट एनर्जी। थोड़ा बुद्धि लगाओगे तो सीक्वेंस अपने आप पता चल जाएगा बिना एनर्जी कैलकुलेट किए हुए, एग्जैक्ट कैलकुलेट किए हुए बेसिकली। म्यू इज 10⁻⁻6 माइक्रोमीटर। एन इज नैनोमीटर, ए इज एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम इज 10⁻⁻10, नैनोमीटर इज 10⁻⁻9, म्यू इज 10⁻⁻6। अभ्यादित्य सही है बच्चा, अभी रुक जाओ देखना। एच की वैल्यू फिर से बता दो, 6.6 इंटू 10 सॉरी 6.26, 6 पॉइंट, ये मैं बोलते वक्त बार बार भूल जाता हूँ, 6.26 इंटू 10⁻⁻34। 6 भी लेके चलोगे तो कोई समस्या नहीं होगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, 6 भी मान लो तो ओके है, चलता है। करो फटाफट। हो गया। चलो देखो यहाँ पे ध्यान दो, सारी जनता यहाँ ध्यान दो। ठीक है, अपने को एच और सी के, ठीक है, वैल्यूज मैंने बोला था निकालने के लिए, आपने निकाला। ठीक है, एच और सी की वैल्यू बिना यूज किए ये सॉल्व हो सकता था, कैसे? अपने को दिख रहा है, ठीक है, अपने को दिख रहा है कि एनर्जी इक्वल्स टू होता है hc/λ, ये दिख रहा है अपने को। ठीक है, अब अपने को एक चीज पता है कि h भी कांस्टेंट, c भी कांस्टेंट, मतलब एनर्जी जो है वो लेमडा से क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एनर्जी जो है वो लेमडा से क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, लेमडा बढ़ेगा एनर्जी घटेगा। अब चेक करो इसमें कि लेमडा सबसे बड़ा लेमडा कौन सा है, तो सबको एक काम करो ना, मीटर में लेके चले आओ, तो ये मीटर में कितना हो जाएगा, 300 इंटू 10⁻⁻9। ये मीटर में कितना हो जाएगा, तो 300 इंटू 10⁻⁻6। ये मीटर में कितना हो जाएगा, तो 3 इंटू 10⁻⁻9। और ये मीटर में अपने को कितना हो जाएगा, तो भैया ये हो गया 330 इंटू 10⁻10। ये सारे मीटर में कन्वर्ट कर लिया हमने। ठीक है, अब अपने को पता है कि एनर्जी ज्यादा किसकी, एनर्जी ज्यादा किसकी, जिसका वेवलेंथ सबसे कम। अब इन सब में सबसे छोटा वेवलेंथ कौन सा है ये बताओ मेरे को।
इन सब में सबसे छोटा वेवलेंथ क्या है, तो ये और ये दोनों क्या है, बराबर बराबर हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि डी और ई, सी और डी की एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, सेम ही होगी। बात एक ही है, बस दो अलग अलग यूनिट में रख लिया। ठीक है, तो सी और डी की एनर्जी बराबर होगी। अब एनर्जी लिखते हैं अपन, सीक्वेंस ही तो बताना है कि C इक्वल्स टू डी हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, इसके बाद इनसे इनसे बड़ा वेवलेंथ क्या होगा, इन दोनों में सबसे बड़ा वेवलेंथ कौन है, ये है। इन दोनों से जस्ट बड़ा ये है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा A, और उसके बाद क्या हो जाएगा B। हमने क्या किया, सिंपली वेवलेंथ के इनवर्स चेक कर लिया कि अपने को पता है कि एनर्जी और वेवलेंथ क्या है, इनवर्स है। जिसका वेवलेंथ सबसे कम उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा। सबसे कम वेवलेंथ किसका है, इन दोनों का बराबर ही था, मतलब इन दोनों की एनर्जी भी क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, कोई ऐसा जिसको इसमें समस्या है तो मुझे बता दो कि ये समस्या है, समझ में नहीं आ रहा है, जादू हो गया। कोई भी ऐसा जिसको ये चीज जादू हो गई तो मुझे फटाफट बता दो कि ये चीज जादू हो गया, कोई चीज जो समझ में नहीं आई है। अरे यार काहे परेशान हो एच की वैल्यू को लेकर, देखो एच इज 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, तो पहले भी लिखा है यार। ठीक है चलो, डन है, कोई दिक्कत और। आयुष ध्यान दो यहाँ पे, एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन क्या है, एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन इनवर्स का है। मतलब एच सी तो कांस्टेंट है, मतलब क्या होगा कि जिसमें वेवलेंथ कम होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। सिंपल, इन सब में सबसे कम वेवलेंथ चेक करो तो सबको पहले मीटर में कन्वर्ट किया, इतना मीटर, ये इतना मीटर, और ये भाई साहब इतने मीटर। जब इन सबको मीटर में कन्वर्ट कर लिया तो हमको एक चीज दिख रहा है कि भैया ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर है, मतलब इन दोनों का वेवलेंथ सेम है और दोनों ही सबसे छोटे हैं, तो इन दोनों की एनर्जी भी क्या हो गई, बराबर हो गई। उसके बाद क्या हुआ, इन दोनों से जस्ट बड़ा कौन है, ये, इसकी एनर्जी हो गई। फिर सबसे बड़ा कौन है, ये, इसकी एनर्जी हो गई। चलेगा। एक और चीज जो मैं यहीं पे आपको बता रहा हूं उस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत कॉमनली आपको बुक्स में दिख जाएगा ये। एक और भी कांस्टेंट होता है जो इसी तरह का दिखता है, एच की तरह ही दिखता है, उसको थोड़ा सा इस तरीके से लिखते हैं, एच के ऊपर ऐसे सर काट के, एच का ऐसे सर काट देते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं डिरैक कांस्टेंट। दिस इज डिरैक कांस्टेंट। डिरैक एक साइंटिस्ट, अगर याद हो तो मैंने फोटो, अच्छा आप लोगों को नहीं दिखाई, दिखाऊंगा मैं भविष्य में। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट थे डिरैक, इन्हीं के नाम पे है डिरैक कांस्टेंट, जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट था। कुछ नहीं है, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है सिंपली प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइड बाई 2 पाई। प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइड बाई 2 पाई, इसी को हम बोलते हैं डिरैक कांस्टेंट। तो अगर आपको कभी ऐसे लिख के दे दे तो इसका मतलब समझ लेना कि h/2 पाई कहना चाहता है। ठीक है, कभी कभी किसी किसी बुक में देता है, सारी जगह नहीं देता, बट कभी कभी किसी बुक में इसका इस्तेमाल कर देता है, तो इस चीज को ध्यान रखना। उस केस में फॉर्म जो एनर्जी जो लिखता है वो एनर्जी ऐसे लिखेगा, एच, सॉरी ऐसे लिखेगा 2 पाई h इंटू फ्रीक्वेंसी, ऐसे एनर्जी की वैल्यू ऐसे लिखेगा। सिंपल सा मतलब है इसका कि इसकी वैल्यू h/2 पाई रख दो, 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, चलो एक चीज और, अगर आपको कभी एनर्जी का रिलेशन, एनर्जी का एक और भी यूनिट होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक यूनिट होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में क्या रिलेशन होता है, एनर्जी का एक यूनिट है, ठीक है, यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जैसे जूल है अपने पास, किलो जूल है, कैलोरी है, उसी तरीके से एक यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको सीधे आप ध्यान रखो, इसको शॉर्ट में लिखते हैं ईवी, इसको शॉर्ट में लिखते हैं ईवी। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू होता है 1.67, बट अपने को उतना जरूरत नहीं है, 1.6 भी याद रखो, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये सीधे आप ध्यान रखना, अभी रिलेशन मैंने आपको बता दिया, ये भविष्य में मैं इस्तेमाल करूंगा और हर जगह इस्तेमाल आता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट करना तो इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है तो इसी नंबर से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। कोई भी ऐसा इसको इन दोनों चीज में समस्या है तो मुझे बता दो कि भैया ये डायरेक्ट कांस्टेंट समझ में नहीं आया और ये यूनिट ऑफ एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये समझ में नहीं आई। कोई ऐसा है, डन है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, चलो तो चलो रिया मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, बच्चा ध्यान दो यहाँ पे।
डायरेक्ट कांस्टेंट का मतलब हुआ प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइड बाय 2 पाई, इसको बोलते हैं डायरेक्ट कांस्टेंट। एक नया कांस्टेंट है, अब किसी ने दे दिया तो दे दिया, क्या कर सकते हैं। उसके बाद यूनिट ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी का यूनिट नॉर्मली हम जो एसआई यूनिट बात करते हैं दैट इज जूल, लेकिन एक और भी इस चैप्टर में आपको यूनिट देखने को मिलेगी दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी की यूनिट ही है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल। तो भैया ये जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रिलेशन है। अगर आपको बोलेगा कि आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है तो कितना जूल हो जाएगा, तो 5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं अभी दे दूंगा, क्वेश्चन को ध्यान रखना, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं यहाँ पे। एक सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, ठीक है। कन्वर्ट एनर्जी यूनिट्स, ये मैं दे रहा हूँ, आराम से घर पे करना, कोई कोई जल्दी नहीं है अपने को, कोई अभी नहीं करना, ये सबको आता है करना, ठीक है। नहीं समझ में आया तो अगली क्लास में पूछ लेना। 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू डैश जूल, ये डैश आपको भर लेना है कि डैश क्या होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, 10 इंटू, सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, 1.5 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, थोड़ा सा डेटा चेंज करता हूँ, थोड़ा सा डेटा चेंज करो, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा आसान करता हूँ। 3.2 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल इक्वल्स टू डैश इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन है, आराम से इसको सॉल्व कर लेना, प्रेम से घर पे कर लेना, ये दो क्वेश्चन है, बस स्क्रीनशॉट ले लो, बिल्कुल फर्जी सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो जूल से आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में करना है और जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है, रिलेशन आपको मैंने समझा दिया है, ठीक है। चलो ओके आनंद, वेरी गुड बच्चा, आनंद ने हैंड टू हैंड आंसर दे दिया, बिल्कुल हैंड टू हैंड आंसर देने लायक था भी ये। चलो, बट जिनको समस्या है वो आराम से कर लेना, नहीं आए तो अगली क्लास में पूछ लेना। नेक्स्ट थिंग, एक और भी चीज है, यही इलेक्ट्रॉन वोल्ट और आपके इससे रिलेटेड, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, जो मैंने आपको यहाँ एनर्जी के लिए बताया, एनर्जी का जो फॉर्मूला मैंने ये बताया था, ये जो लास्ट वाला जो फॉर्मूला मैंने बताया था, इस फॉर्मूले में एक डायरेक्ट वैल्यू भी इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। डायरेक्ट रिलेशन एक होता है, आपको एचसी का वैल्यू नहीं पुट करना, डायरेक्ट रिलेशन। एक डायरेक्ट रिलेशन कैसा होता है कि एनर्जी इक्वल्स टू होता है, एनर्जी इक्वल्स टू होता है 1242 डिवाइडेड बाई लैम्डा। लेकिन ये जो लैम्डा है, ये लैम्डा होना चाहिए, ये लैम्डा जो होना चाहिए नैनोमीटर में, ठीक है। और ये जो एनर्जी आएगी, ये एनर्जी किस में कन्वर्ट होके आएगी, तो ये जो एनर्जी आएगा उसका यूनिट होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको कभी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देता है, ध्यान ध्यान से देखो, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल, ये बहुत काम की चीज है। अगर आपको कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिया है जिसका वेवलेंथ आपको पता है, यहाँ पुट कर दो, एनर्जी आपको सीधे मिल जाएगी, यहाँ एच और सी की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 1242 जो होता है ना, वो एच और सी की वैल्यू पुट करने पे ही आता है। लेकिन फर्क इतना सा है कि यहाँ जो एनर्जी आएगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो एनर्जी आती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है। आपको भविष्य में अगर जूल में कन्वर्ट करना पड़ा तो जूल में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये लेंदी सा फॉर्मूला एच का वैल्यू, सी का वैल्यू, फिर लेमडा को कन्वर्ट करके लाने की जरूरत नहीं है, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए सीधे निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन इसमें आसान सा क्वेश्चन अपन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो एक आसान सा क्वेश्चन में दे दे रहा हूँ एग्जाम्पल, फाइंड एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकालना है, ठीक है। चलो, आपके पास लेमडा की वैल्यू दी हुई है, जस्ट 621 एंगस्ट्रॉम, 621 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, बोला है कि बताइए एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर लेमडा आपके पास 621 एंगस्ट्रॉम है तो बताओ कितनी एनर्जी होगी, फटाफट कैलकुलेट करके मुझे बताओ कितनी एनर्जी होगी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, ये स्पेसिफाइड है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको एनर्जी निकालना है। 621 एंगस्ट्रॉम जो है वो वेवलेंथ है, मैंने नैनोमीटर के लिए बताया है, एंगस्ट्रॉम के लिए क्या करोगे सोचो।
और फटाफट इसको कैलकुलेट करो। क्या बात है, अभिषेक ने बहुत सही आंसर निकाला, गुड अभिषेक, वेरी गुड। अंजन थोड़ा गड़बड़ कर दिए हो, यूनिट चेक करो। अंजन यूनिट चेक करो, वैष्णवी यूनिट चेक करो। निधि वेरी गुड। चलो अंजन वेरी गुड, प्राची गड़बड़ कर दिए बच्चा, आनंद गड़बड़ कर दिए। चलो देखो ध्यान दो, यहाँ पे भी जस्ट मैंने बताया था एनर्जी का फॉर्मूला। एनर्जी का फॉर्मूला क्या बताया भाई? एनर्जी का फॉर्मूला बताया 1242 1242। बहुत जगह देखोगे तो ये 12400 भी लिखता है, 1240 भी लिखता है, 1240 भी लिखेगा, कोई दिक्कत नहीं यार, 1240 1242 बात बराबर है, उसको दुखी मत हो जाना लेके कि नहीं सर आपको 1242 बताए थे। ठीक है, तो 1242 डिवाइडेड बाई लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम बोला है, तो सॉरी वे लैम्डा इन नैनोमीटर बोला है। ठीक है, तो 6 to 1 एंगस्ट्रॉम को पहले नैनोमीटर में कन्वर्ट करो, ये कितना नैनोमीटर होगा? तो देखो ये कितना नैनोमीटर होगा, तो 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू होता है 10⁻⁻1 एंगस्ट्रॉम। ये कैसे निकाल सकते हो? अपने को पता है कि 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू, अगर जिसको नहीं पता तो यहाँ देख लो भाई, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू होता है 10⁻10 मीटर, और 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू होता है 10⁻⁹मीटर। तो जैसे इन दोनों का यूज करोगे, इन दोनों को डिवाइड ही कर दो एक दूसरे से, तो अपने को पता चल जाए कि 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू कितना नैनोमीटर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू होता है 10, सॉरी 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू होता है 10 सॉरी क्या उल्टा लिख दिया यार, सॉरी माई बैड माई बैड। हाँ, 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू होता है 10 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो बस यहाँ पुट कर लो, इसको क्या करना है अपने को, नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है, डिवाइड कर लो इसको 10 से, और क्या। तो यहाँ पे नैनो लैम्डा इन नैनोमीटर कितना आ जाएगा, लैम्डा इन नैनोमीटर कितना आ जाएगा, तो 621 डिवाइड बाई 10 ये आ गया। ठीक है, मतलब 62.1 नैनोमीटर। अब इसको लाके यहाँ पुट कर दो, तो जैसे इसको यहाँ पुट करोगे 621 62.1 जैसे पुट करोगे, इसको सॉल्व करोगे भैया, तो ये देखो कुछ नहीं है, ये 20 टाइम्स है। अदर्स कैसे आ गया भाई? ठीक है, ये देखो ये कितने टाइम्स है, 20 टाइम्स है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। रैंडम सा क्वेश्चन दिया था यार, हैंड 20 क्वेश्चन दे दिया और कुछ नहीं है। चलेगा? कोई ऐसा इसको इसमें समस्या है? बोलो भाई, कोई ऐसा इसको इसमें समस्या है? नीचे लिख दे रहा हूँ, चलेगा? कोई ऐसा जिसको इसमें समस्या है तो बोल दो मेरे भाई, जादू वादू हो गया तो। अरे ये 20 आएगा ना, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10 एंगस्ट्रॉम कैसे हो गया? ओ भाई साहब ये बड़ा समस्या है, यूनिट कन्वर्जन बहुत बड़ा इशू। देखो बच्चा ध्यान दो यहाँ पे, 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू होता है 10⁻⁹मीटर। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू होता है 10⁻⁻मीटर। दोनों को डिवाइड करो, ऊपर और नीचे वाले इक्वेशन को डिवाइड करो, ये फर्स्ट ये सेकंड, डिवाइड करो दोनों को, तो 1 नैनोमीटर अपॉन 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो मीटर मीटर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 10⁻⁹ ऊपर में, और नीचे हो गया 10⁻⁻, इसको ऊपर लेके जाओ, तो ये कितना हो गया 10, ऊपर जाके ऐड हो जाएगा, तो 10⁻⁹ प्लस 10, तो 10:1। ठीक है, एंगस्ट्रॉम को इधर लेके पटक दो, तो 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू कितना आ गया 10 एंगस्ट्रॉम। अब क्लियर है भैया? किसी को समस्या है अभी भी? अनुष्का क्लियर है ये एंगस्ट्रॉम नैनोमीटर का ये कन्वर्जन सही है? कोई दिक्कत इसमें? चलो ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना, ये डायरेक्टली भविष्य में इस्तेमाल आएगा, एंगस्ट्रॉम नैनोमीटर वाली कहानी, कि आपको अगर एंगस्ट्रॉम में या नैनोमीटर में दे देगा तो आप सीधे उसको निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। बेसिकली किसी भी यूनिट में दे अगर वेवलेंथ, उसको चुपचाप आंख बंद करके नैनोमीटर में लेके चले आओ, ये सीधे वैल्यू पुट करो, खेल खत्म हो जाएगा। और 70 to 80% क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर एनर्जी कैलकुलेट कराना चाहता है तो वो इसके आसपास देगा। अप्रोक्सीमेशन आप ले सकते हो, 1242 को बहुत जगह देखोगे तो बुक्स में ना वो 1242 की जगह ऐसे लिखेगा, मतलब सेम ही है।
ऐसे लिखेगा एनर्जी इक्वल्स टू 12400 और नीचे में वेवलेंथ बोलेगा एंगस्ट्रॉम में डाल दो। अरे बात तो बराबर ही हुआ ना, बात बराबर ही हुआ अगर सोच के देखोगे तो, और कुछ अलग नहीं है। ठीक है, ये भी इस्तेमाल कर सकते हो, अपन नैनोमीटर वाला ज्यादा सही लगता है, उसका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, बाकी सेम है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन हो गया, डन है। आगे आते हैं। ये तो अपने को बात कर ही चुके थे वेव नेचर और पार्टिकल नेचर पे, कि देखो ये एक थोड़ा सा डायग्राम मेरे को अच्छा सा लगा था तो यहाँ पे लगा दिया था मैंने, कि देखो वेव जो है वो एक ही मतलब एक ही टाइम पे देखो कितने जगह है, लेकिन पार्टिकल के साथ थोड़ी समस्या है, वो एक टाइम पे बहुत जगह नहीं रह सकता। तो ये कहानी था आपका वेव और पार्टिकल नेचर से। मुझे इतना बता दो कि कोई और ऐसा जिसको इतने में समस्या है, तो फिर अपन आगे इन टॉपिक्स पे बात करेंगे। इतने में किसी को समस्या है तो बता दो, एनर्जी निकालने में वेव का, या फिर पार्टिकल और वेव नेचर वाली जो अभी तक चीजें पढ़े उससे आगे भी और चीज पढ़नी बाकी है, नो डाउट। ठीक है, बट एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, इन सब में कोई समस्या है, कोई कन्वर्जन समझ में नहीं आ रहा है, कोई चीज जो भेजे में नहीं गई है तो बता दो, फिर आगे अपन बात करेंगे इन सब पे। हाँ जी, कोई है समस्या किसी को, जिसको भी एनर्जी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी इन सब से रिलेटेड कोई भी समस्या लगती है तो फटाफट बता दो, कोई जादू हो गया, कोई चीज जो समझ में नहीं आई है। बढ़े आगे। ठीक है, तो ये सारी कहानी थी आपके पास वेव से रिलेटेड, जितनी प्रॉपर्टी होती है उनके बीच का रिलेशन का, जितनी प्रॉपर्टी थी, चाहे स्पीड हो, वेवलेंथ हो, फ्रीक्वेंसी हो, इन सब से रिलेटेड। लेकिन क्या है ना कि जब वेव नेचर के बारे में पढ़े तो हमने बात किया था कि वेव इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन दिखाता है, लेकिन पार्टिकल नेचर जो है वो बहुत सारी प्रॉपर्टीज दिखाता है, जिस वजह से हमें लगा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उसके पास पार्टिकल नेचर है, वेव नेचर कम है, पार्टिकल ज्यादा है, जो कि बाद में कहा गया कि डुअल नेचर है। तो ऐसा क्या था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में? एक तो चीज अपने को पता है कि बिना मीडियम के चल लेता था, ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है कुछ स्पेशलिटी है उसमें, लेकिन उसके अलावे ऐसी क्या चीज थी जो उसके अंदर में एक पार्टिकल नेचर था। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट हुए, ठीक है, उन साइंटिस्ट का नाम आप बहुत बार सुन चुके हो, मैक्सवेल साहब। उन मैक्सवेल साहब के ना बहुत सारे रिसर्च हैं, बहुत सारे इससे रिलेटेड। ठीक है, एक वीडियो का लिंक है, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, देख देख लेना। ठीक है, मैं आज ढूंढ के निकालता हूँ उसको, मैक्सवेल साहब का इस वेव नेचर से रिलेटेड देख लेना, आराम से देखना उसको। ठीक है, तो मैक्सवेल साहब कहते हैं कि यार देखो, मेरे पास एक तरीका है जिस तरीके से मैं बता सकता हूँ कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसको बोलते हो, इसमें वेव ही नेचर कम है, पार्टिकल नेचर ज्यादा है। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिस एक्सपेरिमेंट का नाम था ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सपेरिमेंट। उस ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सपेरिमेंट ने सारी कहानी को उल्टा पुल्टा कर दिया। फिर उसके बाद आइंस्टीन साहब का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने तो बोला कि बस ठीक है, अब तो खेल खत्म है वेव नेचर का, अब तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं कहलाएगा, वो पार्टिकल कहलाएगा। लाइट जो है वो पार्टिकल से बना है, ना कि वेव से बना है। भविष्य में फिर बोल लिएगा कि नहीं, दोनों से मिलकर बना है, दोनों ही प्रॉपर्टी है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन आखिर था क्या? तो उन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया। ठीक है, वो ग्राफ बड़ा स्पेशल है, उस पर रिसर्च नहीं करना अपने को, थोड़ा बहुत उसको लाइटली अपन देखेंगे, उस पर कोई रिसर्च नहीं करना, उस पर थोड़ा बहुत लाइटली अपन बात करेंगे। ठीक है, बिल्कुल मैं अभी क्लियर कर दे रहा हूँ, उस ग्राफ पे कोई रिसर्च अपने को नहीं करना है, ये बहुत क्लियर बात है। ठीक है, बस उस पर थोड़ा बहुत अपने को टच करते हुए चलना है, क्या है कैसा है उसको थोड़ा समझेंगे। ठीक है, चलो ओके। ठीक है, तो ये ग्राफ है जो उन्होंने प्लॉट किया था। अब ये तो ग्राफ देख के डर लगता है, पता नहीं क्या करना चाहते हैं। ये ग्राफ है इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का, किसके लिए? ब्लैक बॉडी के लिए। पहले तो प्रॉब्लम है कि भैया ब्लैक बॉडी चीज क्या है? अपना बाल या कोई भी चीज जो अफ्रीका वाले होते हैं वो ब्लैक बॉडी कहलाएंगे क्या? ठीक है, तो नहीं भैया, अफ्रीका वाले ब्लैक बॉडी नहीं कहलाएंगे। ठीक है, ये जो काला काला सा दिख रहा है ये भी ब्लैक बॉडी नहीं कहलाएगा। ओके, तो ब्लैक बॉडी चीज क्या है? ब्लैक बॉडी का मतलब होता है कोई भी ऐसी बॉडी, ध्यान से सुनना, कोई भी ऐसी बॉडी जो सारे तरह के रेडिएशंस को, सारे तरह का रेडिएशन का मतलब क्या हुआ? रेडिएशन का पूरा स्पेक्ट्रम देखे हो, स्टार्ट से एंड तक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड, विजिबल, सारे, जो सारे तरह के रेडिएशंस को एब्जॉर्ब और एमिट करने में कैपेबल है। बहुत डिटेल्स में ये भविष्य में आपके पास आएगा फिजिक्स में, जब आप हीट जब हीट के बारे में पढ़ोगे, तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ोगे तो। ठीक है, सिंपल सा अभी के लिए कि वो कोई भी वो बॉडी जो सारे तरह के रेडिएशंस को एब्जॉर्ब और एमिट कर पाए,
दैट इज सिंपली अ ब्लैक बॉडी। ठीक है, मतलब क्या है भैया, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग एंड emitting all radiations। ठीक है, सारे तरह के रेडिएशंस को एब्जॉर्ब और एमिट कर पाए तो हम उसको सिंपली बोलेंगे कि वो क्या है, ब्लैक बॉडी। एमिट का मतलब होता है निकलना। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे लाइट जलती है, तो लाइट जलती है तो उसमें से क्या एमिट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, जिसका जो रेंज है वो विजिबल रेंज में आता है। जैसे हम कोई चीज गैस स्टोव जलाते हैं तो वहां से क्या एमिट होता है, हीट एमिट होता है। एमिट का मतलब होता है निकलना। ठीक है, तो भैया कोई भी ऐसी बॉडी जो सारे तरह के रेडिएशंस को कैपेबल है, एब्जॉर्ब भी कर ले और एमिट भी कर दे, दैट इज अ सिंपली ब्लैक बॉडी। ठीक है, और ब्लैक कलर नहीं होता। ब्लैक का मतलब ही होता है, अगर हम कोई चीज बोलते हैं कि दिस इज ब्लैक, इसका मतलब ही ये होता है कि वो सारे तरह के लाइट को एब्सॉर्ब कर ले रहा है, सारे तरह के लाइट को एब्सॉर्ब कर ले रहा है, सारे लाइट जो विजिबल रेंज के जो रेडिएशन उनको एब्सॉर्ब कर ले, तो ही कोई चीज ब्लैक होती है। ब्लैक इज नॉट अ कलर, ब्लैक इज मतलब नो कलर। ब्लैक का मतलब नो कलर होता है, ना कि ब्लैक कोई कलर होता है। ठीक है, तो वही कहानी ब्लैक बॉडी में बात किया है कि भैया ब्लैक बॉडी चीज क्या है। तो ब्लैक बॉडी के लिए उन्होंने बोल दिया कि भैया ये चीज है। उन्होंने एक तरह का एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट कैसा था, वो एक्सपेरिमेंट था ब्लैक बॉडी जो रेडिएशन रेडिएट करेगा, जो एमिट करेगा, उस एमिटेड रेडिएशन का एनालिसिस करने का, वही उनका एक्सपेरिमेंट था। तो उन्होंने क्या किया, पहले तो ब्लैक बॉडी लिया और देखा कि वो कितने तरह के रेडिएशंस को एमिट कर सकता है। तो जब उन्होंने एमिट करने वाले रेडिएशन को चेक किया, अब इसको मैं थोड़ा सा एक अलग एग्जांपल लेके समझाता हूँ। देखे होंगे कभी कि आयरन को गर्म करते हैं तो थोड़ी देर बाद वो ऑरेंज कलर का हो जाता है। देखे हो कभी आयरन को गर्म करते हुए ऑरेंज कलर का होते हुए, कभी देखे हो? हाँ, ये तो देखे हैं सर। ठीक है, अच्छा, आयरन को जब हीट करते हो, जब ऑरेंज कलर का हो जाता है, और भी अगर उसको तुम हीट कर दोगे तो एक और कलर हो जाएगा उसमें। वो एक टाइम के बाद ना थोड़ा ब्लूइश एंड व्हाइटिश भी हो जाता है। अब देखो ये आयरन के साथ बात क्या है, आयरन के साथ बात ऐसा है, ये जो उसका कलर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, एक मिनट रुको, मैं अगर देखता हूँ मेरे पास पॉसिबल हुआ तो, टाइम है अपने पास, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं यूट्यूब पे ही दिखा देता हूँ आपको, अगर पॉसिबल हुआ तो। जस्ट मिनट में देखता हूँ, ट्राई करता हूँ अगर हो पाए तो। ठीक है, अगर ऐसा कुछ हो पाए तो जस्ट मिनट रुक जाओ। मेरे को उम्मीद कम है बट स्टिल आई विल ट्राई कि कुछ हो पाए तो। जो कि मेरे को उम्मीद लग नहीं रहा है। एक मिनट रुक जाओ। छोड़िए बाद में, इसको मैं देखता हूँ, अगर मेरे पास कोई लिंक मिलेगा ना तो मैं लिंक ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि बहुत लंबे लंबे ये दिखा रहे हैं, एनिमेशन वीडियो दिखा भी रहे हैं बहुत लंबे लंबे। ओ नीतीश भाई, तू क्या चाहता है? ठीक है, चलो, मतलब बात करना है अपन बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाद में बात करेंगे, मतलब बाद में देख लेंगे यार उसका क्या सीन है। ठीक है, वो वीडियोस मुझे ढूंढनी पड़ेंगी, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा बाद में। चलो, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन समझ में तो आ गया कि चीज क्या है। उसी तरह से जब आयरन को अपन हीट करते हैं तो होता क्या है कि आयरन अलग अलग कलर देता है। ठीक है, अलग अलग तरह के कलर्स देता है। ठीक है, कभी ऑरेंज देगा, कभी व्हाइटिश थोड़ा देगा, कभी ब्लू देगा। तो क्या हुआ, ऑरेंज देने का मतलब क्या है, जब वो ऑरेंज कलर दे रहा था, क्या उस समय को अगर तुम नोटिस करोगे, जब वो इसका मतलब ये है कि जब उसका ऑरेंज कलर आ रहा है
तो ऑरेंज कलर के जो वेव्स हैं हीटिंग करते वक्त, वो ज्यादा रिलीज हुए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें कोई दूसरा कलर नहीं रिलीज हुआ है, सारे कलर्स उसमें रिलीज हुए हैं। बट उस टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे वो ऑरेंज दिख रहा है, उस समय ऑरेंज कलर का वेव ज्यादा रिलीज हुआ, उसके इंटेंसिटी ज्यादा है। जब वो ब्लू कलर का दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ब्लू कलर का मतलब ये हुआ कि उस समय भी वो सारे तरह के वेव्स दे रहा है, सारे तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दे रहा है, लेकिन ब्लू कलर वाला थोड़ा ज्यादा है, इसलिए हमको ब्लू कलर दिख रहा है। मतलब जब हम टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं, तो एक खास तरह का जो वेव है, एक खास तरह का जो वेव है, रुक जा आदर्श, एक खास तरह का जो वेव है, उसका अमाउंट बढ़ जा रहा है। सिंपल सा मतलब ये हुआ कि हम टेम्परेचर को जब चेंज कर रहे हैं, तो एक खास तरह का वेव का अमाउंट बढ़ जा रहा है, और इस वजह से हमको वो जो तरह का वेव है वो ज्यादा दिख रहा है, तो हमको लगता है सिर्फ वही निकल रहा है। जैसे लो टेम्परेचर पे अपने को ऑरेंज कलर दिख रहा था, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई दूसरा वेव नहीं निकला, ब्लू कलर रेड कलर नहीं निकल रहा है, निकल सब रहा है, लेकिन ऑरेंज का अमाउंट ज्यादा है, इसलिए हम लोगों को क्या दिख रहा है, ऑरेंज दिख रहा है। टेम्परेचर को चेंज किया और हीट किया, तो उसका ब्लू कलर दिखने लगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस टेम्परेचर पे ब्लू कलर वाले वेव्स ज्यादा रिलीज हो रही हैं, और सारे थोड़े कम रिलीज हो रहे हैं। इस वजह से और सब नहीं दिख रहा है, लेकिन ब्लू कलर वाला ज्यादा दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर के ऊपर ये डिपेंड करता है कि किस तरह का वेव ज्यादा रिलीज होगा। किसी भी ब्लैक बॉडी में ये बात क्लियर है कि उस एक्सपेरिमेंट से अपने को ये पता चलता है कि टेम्परेचर के ऊपर ये कहानी डिपेंड करेगी कि टेम्परेचर जैसा होगा, उसके अकॉर्डिंग कौन सा वाला वेव ज्यादा रिलीज होगा। चलेगा? मुझे इतना बता दो कि कोई ऐसा जिसको समस्या है इसमें। एक बार फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। टेम्परेचर के ऊपर ये डिपेंड करेगा कि कौन से तरह का वेव ज्यादा रिलीज होगा। यही है इस एक्सपेरिमेंट का कोर पार्ट, कि टेम्परेचर को बदलोगे, कौन से तरह का वेव ज्यादा रिलीज होगा। होंगे सारे रिलीज। जब ऑरेंज भी दिख रहा था, तो उस समय भी सारे ग्रीन येलो रेड सारे रिलीज हो रहे थे, बट ऑरेंज ज्यादा था, इसलिए अपने को ऑरेंज दिख रहा था। सेम कहानी है कि रुक जा यार आदर्श, रुक जा। अगर हमारे पास ब्लू दिख रहा है, तो ब्लू का मतलब हुआ कि ब्लू ज्यादा रिलीज हो रहा है, इसलिए अपने को ब्लू दिख रहा है। ठीक है? इसका मतलब ये नहीं कि ऑरेंज रेड ग्रीन रिलीज नहीं हो रहा है, बट उस समय उस टेम्परेचर पे ब्लू ज्यादा रिलीज हो रहा है। इन शॉर्ट, एक लाइन में ऐसा है कि टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा कि कौन सा वाला वेव ज्यादा रिलीज होगा। दैट्स ऑल। यही इस पूरे एक्सपेरिमेंट का मतलब था, यही इस पूरे एक्सपेरिमेंट का कोर था। इसी पे सारी कहानी टिकी है। अब देखो इस ग्राफ को देखो, ये ग्राफ क्या बोलता है। ये ग्राफ बोलता है कि जब आपके पास टेम्परेचर 3000 केल्विन है, ध्यान से देखना, जब आपके पास टेम्परेचर 3000 केल्विन है, तो इधर समझो, देखो इधर वाली चीज क्या बता रही है, ये वाई एक्सिस वाली जो चीज है ना, जो डी डब्ल्यू बाई डी लेमडा दिया है, इसको इंटेंसिटी बोलते हैं। इंटेंसिटी होता क्या है? इंटेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। सिंपल। ठीक है? अपने को इतना नहीं जाना, जब आएगा तब बात करेंगे। ठीक है? एनर्जी बस समझ लो कि इंटेंसिटी अधिक मतलब वो अपने को ज्यादा दिखेगा, एक लाइन में फिलहाल के लिए। इंटेंसिटी किसी वेव की अधिक है, मतलब वही अपने को ज्यादा दिखेगा। दैट्स ऑल। ठीक है? चलो, तो बोलता क्या है कि जब आपने 3000 केल्विन पे, जब सारे 3000 केल्विन पे मैंने ब्लैक बॉडी को हीट किया, तो मुझे दिख रहा है कि 3000 केल्विन पे लगभग यहाँ वाला जो वेवलेंथ है, मतलब ये 10,000 से 12,000, मान लो ये 11,000 ये है, तो 11,000 एंगस्ट्रॉम का जो वेव है, 11,000 एंगस्ट्रॉम का जो वेव है, उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है। उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा, देखो इसके सामने ये आ रहा है, उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि 11,000 वाला जो है, वो 3000 डिग्री सेल्सियस पे 11,000 एंगस्ट्रॉम जिसका कलर होगा, वही तरह का वो बॉडी दिखेगा। और सारे रिलीज हो रहे हैं, देखो ये सारे कम 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 रिलीज हो रहे हैं, कम कम रिलीज हो रहे हैं, लेकिन 11,000 जो वेवलेंथ है जिस वेव का, वो सबसे अधिक रिलीज हो रहा है, क्योंकि उसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा है। अगर हम बात करें 4,000 केल्विन पे, तो 4,000 केल्विन पे अपने को ये 6 से 8,000 वाले के बीच का कोई जो वेव है, वो ज्यादा रिलीज हो रहा है, जिसका कलर ब्लू है, इसलिए ब्लू कलर का दिया है। यहाँ वाला वेव अपने को ज्यादा रिलीज हो रहा है। कैसे पता ज्यादा? क्योंकि इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, और सारे रिलीज हो रहे हैं। यहाँ वाला भी रिलीज हो रहा है लेकिन कम हो रहा है, यहाँ वाला भी रिलीज हो रहा है लेकिन कम हो रहा है, यहाँ वाला भी रिलीज हो रहा है, कम हो रहा है, लेकिन 4,000 पे
यहाँ ये 7000 के लगभग वाला 7000 नैनोमीटर के लगभग वाला जो वेव है, इसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, मतलब सबसे अधिक रिलीज हुआ। ठीक है, 5000 पे क्या हो रहा है, 5000 का मतलब है कि 5000 पे अपने को 5000 केल्विन पे अपने को ये 6000 नैनोमीटर वाला जो वेव, क्या बोल रहा है भाई आदर्श, रुक जा अभी, जो भी डाउट है बच्चा रुक जा अभी। 5000 केल्विन पे ये जिस भी कलर का वेवलेंथ 6000 नैनोमीटर है, जो भी वेव का वेवलेंथ 6000 नैनोमीटर है, वो एंगस्ट्रॉम है यार, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिसका भी वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम है 5000 केल्विन पे, वो सबसे अधिक रिलीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है। अगर हम टेम्परेचर को और भी बढ़ाएं, 6000 केल्विन कर दिए, तो इस केस में अपने को दिख रहा है कि ये बहुत हाई इंटेंसिटी पे ये वाला, मतलब ये कुछ 4500 या 5000 वाला रिलीज हो रहा है, 5000 एंगस्ट्रॉम वाला रिलीज हो रहा है। बाकी सारे रिलीज हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उस समय 11000 वाला बंद हो गया, नहीं 11000 वाला भी रिलीज हो रहा है। देखो 11000 वाले के सामने भी है, ये 14000 वाला भी रिलीज हो रहा है, उस समय ये 6000 वाला भी रिलीज हो रहा है, सारे रिलीज हो रहे हैं। बस फर्क इतना है कि एक जिसका अपने पास ये वेवलेंथ जो है वो 5000 एंगस्ट्रॉम है, उसका रिलीज सबसे ज्यादा है, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है। तो सिंपल सा फंडा क्या है कि टेम्परेचर को आपने बदला है, तो अलग अलग वेव्स जो हैं उनकी इंटेंसिटी बदल गई है, लेकिन रिलीज सारे हो रहे हैं, किसी में कम और ज्यादा नहीं। अब ये मत कोई बोलना कि सर यहाँ पे तो आप ये बोल रहे हो सारे रिलीज हो रहे हैं, यहाँ पर तो ये वाला वेव रिलीज हो रहा था, लेकिन इस वाले केस में तो यहीं पे खत्म हो गया। तो एक्चुअल में ये ग्राफ ऐसा नहीं, एक्चुअल में ये इसको टच करते हुए, मतलब बहुत कम है लेकिन टच करते हुए जाता है, मतलब बिल्कुल इसको टच नहीं करता। इसका मतलब ये कि रिलीज सारे होते हैं, कोई थोड़ा कम कोई थोड़ा ज्यादा। तो यही ये जो ऑब्जर्वेशन था, ये ऑब्जर्वेशन मैक्सवेल साहब ने किया। थोड़ा सा लगता है उटपटांग सा, बहुत ज्यादा अपने को इसमें डिटेल्स में जाना भी नहीं है, थोड़ा लगता है अपने को जरूर उटपटांग सा, ये मैं मानता हूँ। तो मैक्सवेल साहब ने बोला यार देखो ज्यादा मेहनत नहीं करना, बात ये है कि ये ऐसा ऑब्जर्वेशन तभी आएगा जब अपने पास कोई भी चीज जिसको हम ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी चीज, वो अपने पास पार्टिकल नेचर दिखाएगा। अगर वेव नेचर दिखाएगा तो इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का जो ग्राफ है वो ये आना चाहिए, जो ग्रीन वाला मैंने बनाया है, ये वेव नेचर पे ये ग्राफ आना चाहिए, वेव नेचर पे ये वाला ग्राफ आना चाहिए, पार्टिकल नेचर पे ये वाला ग्राफ आएगा जो ये पहाड़ जैसे बने हुए हैं। अब वेव पे ऐसा क्यों आएगा, पार्टिकल पे ऐसा क्यों आता है, ये अपने को डिटेल्स में नहीं जाना, अपने को बस इतना जानना है ये पहाड़ टाइप के ग्राफ बनेंगे ही तब जब पार्टिकल नेचर दिखेगा। अगर वेव नेचर होता तो अपने पास ग्राफ इस तरह का बनता, ये जो हमने बनाया है दैट इज हाइपरबोला टाइप बनता। तो ये जो ऑब्जर्वेशन था उनका, इस ऑब्जर्वेशन ने मतलब ऐसे कह लो कि लाइट को जो हम वेव मानते थे उस बात के पे बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन लगा दिया कि क्या लाइट सच में वेव है या नहीं है। डिटेल्स में नहीं जाना, सिंपल सा फंडा आपने को ये है कि भैया टेम्परेचर बदलने पे सारे केसेस में अलग अलग तरह के वेव्स जो हैं उनका अमाउंट बदल गया है। किसी केस में रेड वाला ज्यादा रिलीज हुआ, किसी केस में ब्लू वाला, किसी केस में ग्रीन वाला, दैट्स ऑल। कहानी इतनी है कि सारे केसेस में रिलीज सारे हुए, बस अमाउंट एक का ज्यादा एक का कम, एक का ज्यादा और दूसरों का कम है। यही कहानी था मैक्सवेल साहब के ग्राफ का। मुझे इतना बता दो, जो इसको मैं आसान भाषा में समझा रहा हूँ, इसमें किसी को समस्या है तो मुझे बता दो, कोई चीज जो समझ में नहीं आई। बाकी मैक्सवेल साहब पे रिसर्च नहीं करना। अरे भाई आदर्श, क्या समस्या है जीवन में, बोल भाई क्या समस्या है बता। सर ये 20,000 टाइप के सर वेव्स एग्जिस्ट करते हैं? भाई उससे ज्यादा एग्जिस्ट करता है, 20,000 टाइप्स का बात ही नहीं है, बात ये। सबका सर बोलो सबके कलर स्पेसिफिक अलग होते होंगे? भाई मेरे, ये स्पेसिफिक कलर वाला जो है ना, यहाँ पे देखिए बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि यहाँ से यहाँ तक ही विजिबल रेंज है, दिख रहा है ये यस इधर सर। वाले अल्ट्रा वायलेट हैं, इधर वाले इंफ्रारेड हैं। ठीक है, तो इनके कलर स्पेसिफिक नहीं, कलर जो होता है वो फिक्स रेंज है कि 4000 से लगभग 700 नैनोमीटर, या 400 से 700 नैनोमीटर, या 4000 से 7000 नैनोमीटर तक ही कलर वाले होते हैं, बाकी सारों का कलर नहीं होता। ठीक है, यस हाँ सर। बोलो निधि। सर मतलब कि 6000 एमस्ट्रॉन वेवलेंथ पे ब्लू सबसे ज्यादा है, मतलब ब्लैक सबसे ज्यादा है, तो ब्लैक दिखना चाहिए। लेकिन सर रेड तो उससे भी ज्यादा है ना, रेड का इंटेंसिटी तो 1 है। 6000 पे बोल रहे हो?
यस सर 6000 एम्स्ट्रॉन पे। 6000 एंगस्ट्रॉम पे सबसे अधिक इंटेंसिटी किसकी है? देखो यहाँ चेक करो सबसे अधिक इंटेंसिटी किसकी है, यहाँ से चेक करो, इसके सामने जो भी आएगा वही दिखेगा। इसके सामने जो आ रहा है, ये आ रहा है, यहाँ वाला जो भी वेवलेंथ होगा, यहाँ वाला जो भी वेव होगा, इस जगह पे जो भी जिसका भी फ्रीक्वेंसी आता होगा, जिसका भी वेवलेंथ आता होगा वो दिखेगा। सिंपल। सर इधर वाला नहीं दिखेगा उस समय। अपने को ज्यादा कौन सा दिखेगा? ये वाला दिखेगा, जिसका वेवलेंथ इतना है। अब ये 5000 के आसपास होगा तो 5000 वाला दिखेगा। बोलो। सर तो जैसे कि 4000, मतलब सर जैसे कि जहाँ पे ब्लू दिखेगा वहाँ पे तो रेड और भी ज्यादा है ना सर? मुझे ये बता कि तूने आयरन को गर्म किया था, जब ऑरेंज दिख रहा था तो उस समय टेम्परेचर कम था। यस सर। जब उसको तूने बढ़ा के ब्लू कर दिया, जब आयरन ब्लू कलर का दिखने लगा, तो उस केस में ऑरेंज दिखना बंद हो गया ना। क्यों? क्योंकि ऑरेंज कम हो गया था। ऑरेंज के जो रिलीज हो रहे हैं वेव्स, वो उनका अमाउंट कम है, ब्लू वाले का ज्यादा है। अब जब तू 4000 की बात कर रही है तो 4000 वाले टाइम में ये रेड वाली की तो कहानी नहीं है। रेड वाला तो ये जो बड़ा वाला ग्राफ बना है, ये बना ही है 6000 पे। उसके बाद वाला 5000 पे, उससे नीचे वाला 4000 पे। तो 4000 पे तो ग्राफ ही ये वाला है, इसमें कहाँ तेरे को रेड वाला ज्यादा दिखेगा? ये बता मेरे को। निधि ये समझ में आ रहा है बच्चा? कहाँ गई? चलो ठीक है। सो यहाँ से अपने को बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं करना, अपने को बस इतना सा ध्यान रखना है कि भैया इस पूरी कहानी का मतलब इतना सा है कि अपने को ये पता चल गया कि जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल रहे हैं वो एक्चुअल में वेव नहीं है, उसके पास कौन सा नेचर है? उसके पास पार्टिकल नेचर है। ये इस ग्राफ ने साबित करके अपने को दे दिया। मैक्सवेल साहब के रिसर्च समझने के लिए तो यार मतलब सालों लग जाएंगे, तो भी अपने लिए बड़ा मुश्किल है समझना। मैं जो फैक्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? अपने को बस उससे कोर पार्ट निकाल लेना है। तो ये कहानी, सॉरी, ये कहानी थी अपने पास इससे रिलेटेड, ब्लैक बॉडी से रिलेटेड। इसके बाद एक और भी एक्सपेरिमेंट किया गया जिसका नाम है अपने पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वो अपने अगले क्लास में बात करेंगे, फिलहाल बात नहीं कर रहा। बाकी यहां तक किसी को समस्या है तो अगली क्लास में पूछ लेना, एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेना। मैं ग्रुप में नोट्स डाल दूंगा, अभी तक जितना हुआ है वो सारे नोट्स डाल दूंगा अभी तक के। बट हाँ, थोड़ा सा मतलब अभी तक इन सेंस ये वेव से रिलेटेड जो भी है पार्ट, ठीक है? बट कष्ट इतना सा है कि इसको जरा सा पढ़ना, एक बार एनसीईआरटी में एटलीस्ट ब्लैक बॉडी का रीडिंग डाल लेना, इतना कष्ट कर लेना, ठीक है? ब्लैक बॉडी का जो टॉपिक आपका दिया हुआ है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, उसको रीडिंग डाल लेना, ठीक है? चलो ओके, ठीक है। रीडिंग डाल के आना, अगले क्लास में मैं बता के पढ़ाऊंगा, ठीक है? पहले मैं ब्लैक बॉडी बताऊंगा, फिर आगे फिर बढ़ेंगे। ब्लैक बॉडी का रिवीजन करा के आगे जाऊंगा, परेशान नहीं हो। बस तुरंत जहां थोड़ा सा ऐसा चीज आता है ना कि मतलब थोड़ा दिमाग मारना पड़े, बस वहां पे सर पता नहीं क्या हो रहा है, जादू हो रहा है। अरे क्यों रोते हो? मतलब थोड़ा मेहनत किया करो। आनंद, पढ़ के आना, एनसीईआरटी रीडिंग डाल के आना। अगली क्लास में पहले बताऊंगा, ब्लैक बॉडी रिवाइज कराऊंगा, फिर आगे जाऊंगा। लेकिन अभी नहीं बता रहा मैं, अगले क्लास में रिवाइज एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग डाल के आइएगा, ठीक है? हम्म, चलो, तो इसी के साथ अपन आज की सभा समाप्त करते हैं, ठीक है? अगली क्लास में रीडिंग डाल के ना ब्लैक बॉडी थोड़ा डिस्कस करेंगे, फिर आगे जाएंगे। किसी के जो डाउट्स हैं, निधि और जिसके इसके जो डाउट्स थे, जिन लोगों ने मुझे व्हाट्सअप किया था, ठीक है, वो रुक जाओ, अपने डाउट्स पूछ लो, बाकी जनता जा सकती है। थैंक यू। रीडिंग डाल लेना एनसीईआरटी के, बार बार बोल रहा हूं मैं। निधि कहाँ गई? रुक जाओ, मैं देखता हूँ डाउट। निधि एक बार डाउट भेजना बच्चा, यार मतलब मेरे से तो मिस हो जाएगा। निधि एक बार डाउट भेजना वापस से, मेरे को ढूंढना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ है। ग्रुप में डालता क्या शायद? निधि आवाज आ रही है मेरी? जिसके भी जो डाउट थे वो रुक जाओ,
मुझे फटाफट व्हाट्सअप कर दो, जिसके जो डाउट है मुझे व्हाट्सअप करो, मैं सारे बता दूंगा अभी हैंड टू हैंड। हाँ गुड, ओके। तो पहला क्वेश्चन है 4.08 ग्राम। अब चलो ठीक है, मैं यहाँ पे खोलता हूँ इसको, जिसके जो डाउट है वो रुक जाओ, अपने डाउट सॉल्व कराना तब जाना। पहला क्वेश्चन है, मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है मेरे को लगता है ये। 4.08 बैरियम ऑक्साइड का मिक्सचर है, अननोन कार्बन से हीट किया, रेसिड्यू 3.64 ग्राम बचा। उसके बाद इसको डिसॉल्व किया, इतना HCl में, एक्सेस को इतना NaOH चाहिए, आइडेंटिफाई मेटल M। ठीक है, निधि ऑडियो ऑन करो। पांचाल बच्चा आरसी वाला क्वेश्चन पूछ लो यार, फिर से मैं भूल गया हूँ, फिर से पूछ लो, मुझे क्वेश्चन याद नहीं रहता, मैं बता दिया करो क्या क्वेश्चन है। निधि ऑडियो ऑन कीजिए बच्चा। देखो क्वेश्चन दिया है, ध्यान दो यहाँ पे, ग्रुप में, सबके ग्रुप में भी क्वेश्चन निधि ने भेजा था, वहां से देख सकते हो। ठीक है, 4.08 ग्राम मिक्सचर है बैरियम ऑक्साइड का। ठीक है, तो पहले बैरियम ऑक्साइड ले लेते हैं, ये 4.08 ग्राम है, 4.08 ग्राम। ठीक है, बोलता क्या है कि एंड अननोन कार्बोनेट। अच्छा, कोई एक और इसमें कार्बोनेट भी है किसी मेटल का, मुझे नहीं पता किस मेटल का कार्बोनेट है, MCO3 होगा। ठीक है, अननोन कार्बोनेट नाम दे दिया है MCO3, मतलब इसकी वैलेंसी 2 है, ये क्लियर हो गया, या ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, जो बोलना चाहते हो बोल सकते हो। बोलता क्या, इसको स्ट्रांगली हीट करने पे, इसको हीट करने पे जो रेसिड्यू बचा, रेसिड्यू जो बचा वो 3.64 ग्राम बचा। अब देखो क्या गौर फरमाओ, यहाँ पे जो रेसिड्यू बचा इसका मतलब क्या है, बैरियम ऑक्साइड तो बैरियम ऑक्साइड ही रह जाएगा। कार्बोनेट को हीट करते हो तो उसका क्या बनेगा, ऑक्साइड बनेगा, और साथ में CO2 रिलीज होता है। MCO3 का मतलब क्या है, MCO3 का मतलब एक मेटल है, तो ये किस तरह का हो सकता है, फॉर टाइमिंग मान लो कैल्शियम कार्बोनेट, हीट करने पे क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। तो इसी तरह का कोई एक मेटल रहा है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ भी 2 है, यहाँ भी +2 है। ठीक है, तो ये CaO बनेगा, CO2 बनेगा, तो ये दोनों जो है ये रेसिड्यू है, और ये जो है ये गैस है जो यहाँ से बाहर निकल गया। अब देखो ध्यान दो यहाँ पे, तो इसका मास दिया हुआ है बैरियम ऑक्साइड और MCO3 का, और एक चीज दिया हुआ है आपके पास, वो दिया हुआ है इसका मास, ये मिक्सचर जो है इसका मास दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है 3.64 ग्राम, 3.64 ग्राम ये दिया हुआ है। दो चीज दी हुई है अपने, कोई समस्या नहीं है वो भाई, ये दोनों दिया हुआ है। अपने को बोला क्या, अपने को बोलता है, अच्छा देखो एक चीज यहाँ से क्या पता चल जाएगा, यहाँ से अपने को सीधे पता चल जाएगा कि CO2 का मास कितना था, इन दोनों का डिफरेंस, इसमें से इसको माइनस कर दो तो CO2 कितना रिलीज हो पता चल जाएगा। क्लियर है, CO2 का मास पता चल गया है अपने को कितना। अच्छा CO2 का मास पता तो CO2 का मोल्स नहीं पता, CO2 का मोल्स भी पता, मास पता तो मोल्स पता, मोल्स पता चल गया। निधि ऑडियो ऑन करो बच्चा। अच्छा रुको रुको, परमिशन नहीं है क्या, एक मिनट रुको यार, सबको मैं परमिशन देता हूँ, जस्ट मिनट। हाँ, कहाँ गई निधि, यस सर। यहाँ तक कोई समस्या है। सर वो रिएक्शन आप कहाँ से लिखे हैं? देखो अब ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना होगा, अभी बता रहा हूँ, अभी इसको हमेशा ध्यान रखना, कभी भी कोई मेटल कार्बोनेट का आप हीट करते हो, कोई भी मेटल कार्बोनेट है, जब उसको आप हीट करते हो तो उसका ऑक्साइड बनता है, और साथ में उसका कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। बचपन का याद है, सोडियम कार्बोनेट याद, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ये सब याद है, उसको हीट करते थे तो CO2 निकलता था, याद आया कुछ, वॉशिंग सोडा याद है, यस सर। उसमें पढ़ाया गया था, हीट करने पे, जैसे वो बेकिंग सोडा था, उसको हीट करने पे क्या निकल जाता था, वाटर और CO2 निकल जाता था बाहर। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हो तो क्या निकलता है, कैल्शियम ऑक्साइड और H2O बाहर निकल जाता है, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बाहर निकल जाता है। यस सर। ठीक है, तो वही सेम कहानी है, MCO3 क्या है, उसी तरह का एक मेटल है। ठीक है, अब वो एक मेटल को जब आप हीट करोगे तो उसमें से क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, और वो मेटल का ऑक्साइड बचेगा, वही मैंने लिख लिया। चलेगा, चलेगा बोल ले बच्चा, चलेगा नहीं चलेगा। यस सर। ठीक है, तो ये अपने पास कहानी हो गई कि भैया क्या बनाएगा अपने पास, ये तो लिख लिया। अब आगे बात करते हैं, चलो निधि ध्यान दो यहाँ पे, इसका मास पता, इसका मास पता, तो CO2 का मास निकल गया, यस सर। CO2 का मास निकल गया, तो CO2 के मास से अपने को एक और भी चीज पता चल गया कि CO2 का मोल्स कितना होगा,
CO2 का मोल्स पता है, एक बात बताओ, जितना मोल ये होगा उतना ही मोल ये भी होगा, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट वाले रिएक्शन देख के देखो ना, कैल्शियम कार्बोनेट CaO और साथ में CO2 जितना मोल बना होगा, क्योंकि दोनों का मोलर रेशियो क्या है 1:1 है, मतलब जितना मोल CO2 रिलीज हुआ है उतना ही मोल अपने पास क्या रहा होगा MCO3। क्लियर है? यस सर। अच्छा अच्छा सर, बोलो। ऊपर जो आप रिएक्शन लिखे हैं वो रिएक्शन MCO3 प्लस बी इज इक्वल टू BO प्लस MO प्लस CO2 है क्या? मतलब ये BAO रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया है? नहीं नहीं, BaO क्यों पार्टिसिपेट करेगा, वो तो ऑलरेडी ऑक्साइड है ना, वो पार्टिसिपेट थोड़ी करेगा। सुनो, ऐसे सिंपल से ध्यान रखो, कैल्शियम ऑक्साइड को हीट करोगे, चूने को हीट करोगे तो कुछ होगा, ये बताओ मेरे को। नो सर। वही कहानी है यहाँ पे, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो CO2 निकल जाएगा, चलेगा? यस सर। चलो, तो अब मुझे ये बताओ कि इसके मोल्स से अपने को ये इसका मोल्स पता, अच्छा इसका मोल्स पता तो इसका मोल्स नहीं पता, इन दोनों का ही मोल तो बराबर ही होगा, ये जितना मोल उतना ही मोल ये, उतना ही मोल ये, यस सर। मतलब एमओ के मोल्स पता चले कि एमओ के मोल्स कितने हैं, इसके मोल्स पता है n। अच्छा, इसका n फैक्टर नहीं पता है, जब अपने पास बोलता है कार्बोनेट है MCO3 फॉर्म का, इसका मतलब इसका वैलेंसी तो +2 रहा होगा, CaCO3 में भी देखो तो ये भी MCO3 फॉर्म का होता है, मतलब n फैक्टर क्या रहा होगा 2, यस सर। मतलब इसका n फैक्टर भी पता, तो एमओ ये जो मेटल ऑक्साइड है इसका हमें मोल्स पता, n फैक्टर पता, मतलब ग्राम इक्विवेलेंट पता, मेटल ऑक्साइड का ग्राम इक्विवेलेंट अपने को पता चल चुका है। आगे बढ़ते हैं। सर लेकिन n फैक्टर तो वो MCO3 का है ना? मेटल के सॉल्ट का, चाहे एमओ लो, MCO3 लो, MCl2 लो, कुछ भी लो, जब वो सॉल्ट बनाए या ऑक्साइड बनाए तो हमेशा उसका एन फैक्टर जो होता है वो वही रह जाता है। अगर प्योर मेटल भी है तो भी रिएक्ट करेगा तो भी एन फैक्टर वही रहता है। मेटल का एन फैक्टर अपने को सोचना ही नहीं है, मेटल का एन फैक्टर सिंपली, अगर वो सिंपल साधा सीधा साधा रिएक्शन दिखा रहा है, अनटिल अनलेस कि वो डी ब्लॉक से बिलोंग नहीं करता और कोई रायता नहीं फैला रहा है, तो उसका एन फैक्टर सिंपली उसका जो ग्रुप नंबर उससे हम निकालते हैं वही उसका एन फैक्टर बन जाता है, जो बचपन में वैलेंसी कहते थे। चलेगा? सोडियम चाहे कार्बोनेट बनाए, चाहे बाई कार्बोनेट बनाए, चाहे क्लोराइड बनाए, बच्चा हर केस में सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 1 ही होता है ना? बोलो। यस सर, यस सर। तो सारे केसेस में उसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 है, इसका मतलब क्या है, एन फैक्टर क्या है, 1 है। इसका मतलब इस केस में एन फैक्टर क्या है, 2 है। हाँ 2 होगा बिल्कुल एन, अरे हाँ भाई मेरे एमओ आनंद, एमओ वही 2 ही होगा मेरे भाई, एन फैक्टर लिख लिया है बस, ठीक है, ताकि बाद में समस्या ना हो। चलो अब बात करते हैं कि बोलता है, चलो ठीक है, इसका मोल्स और इसका एन फैक्टर पता है, आगे बात करें भैया, क्या था को। हाँ कहा गया, बोलता है इतना इतना, दिस वाज डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ 1 NaCl, ठीक है। बोलता है कि इसको इसको HCl में डिसॉल्व कराया है, इसको HCl में डिसॉल्व कराया है, ठीक है, 1 NaCl में डिसॉल्व कराया है। तो बोलता क्या है कि अच्छा, कोई भी ऑक्साइड जब HCl से रिएक्ट करेगा मेटल ऑक्साइड तो क्या बनाएगा, मेटल क्लोराइड बनाएगा, मतलब ये क्या बनेगा, BaCl2 बनेगा और साथ में ये MCl2 बनेगा और साथ में वाटर रिलीज कर देगा, ठीक है। लेकिन बोलता क्या है ना कि इससे काम नहीं चला, यहाँ पे कुछ एक्सेस ऑफ एसिड बच गया था, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें एक बेस का भी इस्तेमाल करना पड़ा, वो है NaOH, और NaOH का नॉर्मेलिटी दिया हुआ है, NaOH की नॉर्मेलिटी अपने को दी हुई है, एक मिनट कितना दिया हुआ, 2.5 N नॉर्मल है, 2.5 नॉर्मल है, 2.5 नॉर्मल, और इसका वॉल्यूम है 16 ml। अब देखो ध्यान दो करना क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि इस, देखो HCl से रिएक्ट करने वाला कौन है, BaO भी है, MO भी है और NaOH भी है, तीनों मिलकर HCl से रिएक्ट कर रहा है, तब जाके HCl खत्म हुआ है। इसका मतलब क्या है कि इन तीनों का जो ग्राम इक्विवेलेंट का सम आएगा, BaO,
MO और NaOH, इन तीनों का जो ग्राम इक्विवेलेंट का सम आएगा, वो तीनों के ग्राम इक्विवेलेंट का सम बराबर किसका होगा? HCl का ग्राम इक्विवेलेंट। और HCl का आपको क्या क्या दिया है? HCl का आपको दिया हुआ है नॉर्मेलिटी दिया है और आपको वॉल्यूम दिया हुआ है। निधि सर ध्यान दो, अब ध्यान दोगे यहाँ पे तो एक बच्चा एक चीज ध्यान दिखेगा आपको, एक चीज दिखेगा क्या कि यार इसका ग्राम इक्विवेलेंट तो लिख सकते हैं नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, इसका ग्राम इक्विवेलेंट मोल्स इनटू एन फैक्टर। यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो BaO का भी जो एन फैक्टर होगा, ध्यान दो BaO का भी जो एन फैक्टर होगा वो तो 2 ही होगा। इसके मोल्स नहीं पता, मान लो इसके मोल्स रहे होंगे x, तो इसका ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो गया? x इंटू 2, तो इसका ग्राम इक्विवेलेंट x इंटू 2, इसका ग्राम इक्विवेलेंट n इंटू 2, ये n फैक्टर इस केस में क्या है? 2 है, इस केस में भी क्या है? 2 है, तो n इंटू 2 चलेगा। और n हम निकाल चुके हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड से, तो मतलब अपने को ये n भी पता है और ये 2 भी पता है, ठीक है। अपने को बस ये अभी x नहीं पता। दिस प्लस दिस प्लस दिस, इन तीनों का जो सम होगा वो अपने को HCl के ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर होगा। HCl के ग्राम इक्विवेलेंट नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। जैसे ये करोगे तो अपने पास एक चीज जो है वो सीधा साधा कैलकुलेट होके आ जाएगी, दैट इज बेरियम ऑक्साइड के मोल्स। निधि ये क्लियर है? ऑडियो ऑन करो, मुझे फटाफट बताओ। यस सर। यहाँ तक डन है? यस सर। पक्का फोटो ले लेना, इसका भूलना नहीं। अब ये जो मोल्स है बेरियम ऑक्साइड का मोल्स पता, अब मुझे ये बता बच्चा, बेरियम ऑक्साइड के मोल्स पता तो मास नहीं पता? पता। इसका मास पता, टोटल मास पता, तो मेटल कार्बोनेट का तुमको क्या पता चल गया? मास। मेटल कार्बोनेट का मास पता चल गया और मोल्स तो पहले ही कैलकुलेट किए थे ये n, तो इसका मास पता, इसका मोल्स पता, तो इसका मोलर मास पता। इसका मोलर मास पता, तो मोलर मास क्या होता है? मेटल का मास प्लस मेटल का एटॉमिक मास प्लस कार्बन का मास प्लस ऑक्सीजन का मास। मोलर मास पता, तीनों के पुट कर दो, मेटल का मोलर मास x मान लो या एटॉमिक मास x मान लो, जो भी मानना मान लो, y मान लो, वहां से मेटल का मास पता चलेगा। कौन सा मास? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास पता, पीरियोडिक टेबल में चेक कर लो कौन सा मेटल है। थोड़ा लेंदी है, अग्री, बट तरीका बता दिया मैंने कैसे सॉल्व करते हैं, चलेगा? यस सर। पक्का? यस सर। चलो ठीक है, लंबा है थोड़ा सा, टाइम टेकिंग है, बट ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। सेकंड क्वेश्चन बोलता है 1 ग्राम H2O2 I% बाई, अरे यार ये मतलब यार मैं बार बार भूल जाता हूँ। अगली क्लास में मुझे स्टार्ट में दी थी, याद दिलाना, जब नेक्स्ट क्लास जब भी होगी बच्चा, मैं एक बार अनाउंस कर दूंगा। वो एक बार एक चीज़ पढ़ाना था यार, वो वॉल्यूम स्ट्रेंथ, मैं बार बार भूल जा रहा हूँ, मेरे को ध्यान में से उतर जा रहा है, तो इसलिए एक बार पढ़ा बता दें, जब वॉल्यूम स्ट्रेंथ बताओगे तो मैं H2O2 वाला क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है FeSO4 है, इसको ये बना रहा है, रिक्वायर 5 केमिनो फोटो, क्या ये तो फर्जी है, ये तो फर्जी है क्वेश्चन। ये जो भी भेजा क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ये तो बिल्कुल फर्जी रिएक्शन। देखो रिएक्शन नहीं लिखने आ रहा। अरे कुछ नहीं है, बेवकूफ बना रहा है। देखो FeSO4.7H2 है ना, इसको क्या बना रहा है? फेरस सल्फेट बना रहा है, फेरिक सल्फेट बना रहा है। कुछ नहीं है बच्चा, ये Fe+2 से ना Fe+3 बना रहा है, ठीक है। बस किया क्या है, KMnO4 का यूज कर लिया है, तो यहाँ KMnO4 के साथ मतलब MnO4 माइनस के साथ, और यहाँ पे एसिडिक मीडियम में यूज किया है क्या? सॉल्यूशन को देना चाहिए था, बट मान के चलो कि एसिडिक मीडियम में Mn+2 बना होगा। निधि यहाँ ध्यान दो, करना क्या है, क्वेश्चन आपके सामने है, इसके आपको मास दिए हुए हैं, ये किसके फॉर्म में है? ये फॉर्म में है FeSO4.7H2O, तो इसका फॉर्म ये है, अपने को कुछ नहीं करना, इसका अपने को क्या फॉर्म पता है, इसका मास दिया हुआ, इसका मास क्या है, इसके मास से इसके मोल्स निकाल लोगे निधि? यस सर। इसके मास से इसका मोल्स निकाल लो। इसका भी फॉर्म पता है आपको किस फॉर्म में है, उसका उसका क्या दिया हुआ, मास दिया हुआ है, तो उसके भी मोल्स निकाल लो, दोनों ही निकाल लोगे। ये भैया ना कहाँ गए यार, अरे नहीं 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 नहीं, ठीक है। इसका तो आपसे पूछा है निकालने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका अपने को नहीं पता, छोड़ो। अपने को ये पता है कि इसका नॉर्मलिटी और वॉल्यूम कितना है, ये दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है नॉर्मलिटी और वॉल्यूम, तो बेटा इसका नॉर्मलिटी पता है, इसका वॉल्यूम पता है, इसका एन फैक्टर यहाँ से अपने को पता चल रहा है कि 7 है। नॉर्मलिटी वॉल्यूम दिया तो एन फैक्टर नहीं भी यूज करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जरूरत नहीं है एन फैक्टर यूज करने का। नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम सीधे करो, आपके पास क्या आ गया? ग्राम इक्विवेलेंट। बस इन दोनों का इक्वेट कर दो, इसका ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू इसका ग्राम इक्विवेलेंट। कैसे? एन फैक्टर इसके लिए क्या हो जाएगा? +2 से +3 जा रहा है, एन फैक्टर हो गया 1, तो अपने को क्या करना है,
MnO4 के लिए नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम करो बराबर Fe+2 के लिए क्या करोगे, मोल्स इंटू एन फैक्टर। मोल्स अपने को नहीं, मोल्स अपने को पता है क्योंकि इसका मास दिया हुआ था, मोलर मास हम यहाँ से निकाल सकते हैं। मोल्स पता, मोल्स पुट कर लो। एन फैक्टर क्या होगा, +2 से +3, मतलब एन फैक्टर क्या हो गया, 1 हो गया। चलेगा, तो यहाँ से अपने पास कैलकुलेट होके आ जाएगा। बोलेगा भैया ये कितना बनेगा, तो ये बस सिंपल ये n के अकॉर्डिंग निकालो कि n की जो वैल्यू आएगी ये अपने पास काम बन जाएगा। और क्या पूछा, ये तो पूछा है, और तो कुछ पूछा नहीं मेरे को लगता है। सर तो एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि यही इक्वेशन है? देखो कुछ नहीं, यही क्वेश्चन कैसे, ये थोड़ा भविष्य में भी आप सीखोगे। देखो आपके पास रिएक्टेंट में क्या दिया है, FeSO4 दिया है ना। हाइड्रेटेड को कभी नहीं देखते, FeSO4 दिया है, तो इसमें FeSO4 का मतलब हुआ सिंपल सा कि Fe का ऑक्सीडेशन नंबर देखो ये +2 है। चाहो तो पूरी रिएक्शन लिखो, और मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हम चाहते हैं, अगर हम चाहें तो उसमें जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा उसको हटा सकते हैं वहां से। देखो ये पूरी रिएक्शन कुछ इस तरह की है। हाइड्रेट को तो हम कभी लिखते ही नहीं, तो हाइड्रेट को तो इग्नोर मार के चलो, बस मोलर मास कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा वो। KMnO4 प्लस FeSO4 गिविंग Mn+2 प्लस Fe2SO4 थ्राइस। अब देखो तो निधि यहाँ से दिख रहा है बच्चा कि ये सल्फेट तो -2 होता है, मतलब Fe+2 रहा होगा। ये सल्फेट -2 होता है, मतलब Fe क्या रहा होगा, +3 रहा होगा, तभी तो इस पे -2 रहा होगा ना। तो यहाँ क्या रहा होगा, +3, मतलब चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, 1। चलेगा, डन है निधि। और बाकी तो बेटा प्रैक्टिस यस करो। सर। हाँ प्रैक्टिस करोगे तो ये हो जाएगा, कोई ऐसा बड़ा चीज नहीं है। H2O2 रहने दो। और लास्ट वाला क्वेश्चन, अच्छा लास्ट वाला भी तो ये मॉड्यूल वाला ही है, 5 ml ऑफ एथिल नाइट्रिक एसिड। चलो इसको किस दिन में सॉर्ट कर, मतलब अभी बता दूं, अभी बता दूं या बात के लिए छोड़ दें। ये मैं सोचा था किस दिन क्लास में डिस्कस कर लेंगे। चलो कभी सर ऑफलाइन बाद क्लास, के लिए छोड़ दीजिए। नहीं सुनो एक मिनट, कभी ऑफलाइन जब क्लास होगी तो मेरे को याद दिलाना। मैं ये क्वेश्चन जो लास्ट वाला है ना, एसिड वाला, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यार, बड़ा मजा आएगा इसको बोर्ड पे सॉल्व करने में। मतलब 2-3 एसिड है उसको मिक्स करके इसको सॉल्व करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो इसको कभी याद दिलाना, जब ऑफलाइन DSS लूंगा उस समय मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। चलेगा, चलेगा, नहीं चलेगा, चलो ठीक है। सर तो 4th नंबर। H2O2 वाला है ना, H2O2 तो बात कर लेते हैं ना। H2O2 मैंने बोला तो अगली क्लास में मुझे याद दिलाना, फिर हो जाएगा वो। H2O2 के रिएक्शन मैं बता दूंगा मैं, ठीक है। चलेगा, ओके सर। हाँ।